हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा। आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने एंजियोस्पर्म्स की जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा और आज के लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंजियोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। आप सब जानते हैं और एंजियोस्पर्म्स के ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में तो हम बहुत ही पीछे के स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं। आप सब जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। फ्लावर के अंदर ही इसके रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है वो छुपे हुए होते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये सारे ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर के अंदर ही तो होते हैं। आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाया जाएगा कि अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर्स को लेके आइए, उनमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब स्टेमेन कौन सा है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि पिस्टिल और कार्पेल कौन सा है। तब तक हम थियरी से समझते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो फ्लावर के अंदर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका काम पोलन ग्रेन्स बनाना है और उसको हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा है। और वो स्ट्रक्चर ये रहा आपकी आंखों के सामने। अब देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर हम स्टेमेन के नाम से जानते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंजियोस्पर्म में स्टेमेन नाम दिया है। यहाँ नई टर्मिनोलॉजीज हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, उनमें जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर, वो यहाँ नहीं है। स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है स्टेमेन। स्टेमेन के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, जैसे देखिए स्टेमेन का एक पार्ट है एंथर, जो उसका मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंथर वो पोर्शन होता है जहां पर मियोसिस नाम का प्रोसेस होता है और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो एंथर ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, इसलिए इसको भी मैं सेम नंबर डिनोट करता हूं। तो एंथर प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स मियोसिस प्रोसेस के जरिए। और इस एंथर को हमें फ्लावर के अंदर इरेक्ट करके भी तो रखना पड़ेगा, हवा में उठा के रखना पड़ेगा। इरेक्टेड पोजीशन में उसको फ्लावर के साथ अटैच करवाने का काम जो करता है उसको हम कहते हैं फिलामेंट, जो स्टेमेन का दूसरा पार्ट है। और ये वो पोर्शन है जहां से जो फ्लावर होता है उसके साथ या तो पेटल्स के साथ, डिपेंड करता है कि कैसी स्पीशीज है। तो ये तीसरा पार्ट जो आपको दिख रहा है वो क्या करेगा, वो फिलामेंट को फ्लावर को बेस के साथ, मतलब फ्लावर के बेस के साथ अटैच करवा देगा इस स्ट्रक्चर को, या तो पेटल्स के साथ अटैच करवा देगा। इस तरीके से आपने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमेन कहेंगे। स्टेमेन के मेन दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड द फिलामेंट्स। एंथर वो पोर्शन है जहां से मियोसिस के जरिए पोलन ग्रेन्स बनती है। और फिगर में देखिए पोलन ग्रेन्स आपको बनाकर दिखाई भी तो है, ये सारी पोलन ग्रेन्स है। और इसका प्रोडक्शन एंथर के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है उन्होंने किया है, और कौन सी प्रोसीजर के जरिए, मियोसिस नाम के डिविजन्स के जरिए। तो ये था एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बात करते हैं फ्लावर के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ पर हम उसको पिस्टिल या तो कार्पेल नाम देंगे, मतलब दो हम वर्ड है इसके लिए फीमेल सेक्स ऑर्गन को दिए हुए, उसको पढ़ेंगे। देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाया है वो कार्पेल या तो पिस्टिल के नाम से जाना जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जिसके नीचे कंपाउंड पिस्टिल लिखा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हम प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कॉमनली पिस्टिल कहते हैं, पर उसका एक और नाम भी है कार्पेल। आपको दोनों नाम यूज करने हैं और याद भी रखने हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हिस्से क्या होते हैं वो देखते हैं। तो बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो हिस्सा जो सबसे ऊपर है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स बैठती है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हुई है वो स्टिग्मा पे आती है।
इन पोलन ग्रेन्स को वाटर या तो एयर या तो इंसेक्ट अपने साथ फ्लो करके लेके आते हैं पोलिनेशन नाम की प्रोसेस के जरिए। और इन पोलन ग्रेन्स को आना कहाँ होता है? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा वो पोर्शन है जहां पर पोलन ग्रेन सिट करती है। स्टाइल ये पहला हिस्सा, स्टाइल वो सेकेंड हिस्सा है। स्टाइल का काम क्या है? स्टाइल देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होती है तो उससे पोलन ट्यूब बनती है। अब ये जिम्नोस्पर्म में आप पढ़ चुके हैं, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होती है तो पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। वो पोलन ट्यूब को कहाँ ले जाने हैं? ओव्यूल्स के पास। और ओव्यूल्स कहाँ हो गए? ओव्यूल्स हो गए यहाँ। जो तीसरा और सबसे मेन पार्ट है फीमेल का, ओवेरी। यही तो वो पोर्शन है जिसके अंदर एक्चुअल में ओव्यूल्स होते हैं। देखिए कितने ओव्यूल्स यहाँ दिखाए हैं, छोटे 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 आपको जो दाने जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर शो की है। ये सब जो आपको दाने दिखाए हैं, ये सारे जो राउंडेड राउंडेड स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में ओव्यूल्स हैं। हर एक ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा। अगर ओवरी में 5 ओव्यूल्स हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट बनेगा उसमें 5 सीड हो गए। और अगर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं अनगिनत, तो पपाया की तरह बहुत सारे सीड्स का प्रोडक्शन होगा। और मैंगो की तरह अगर ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा तो सिंगल सीड बनेगा। मैं आपको समझा चुका हूँ कि ओव्यूल ही होते हैं जो सीड में कन्वर्ट होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाती है, और जो ओव्यूल्स हैं जो ओवरी के अंदर होते हैं वो सीड बन जाते हैं। यही तो रीजन है कि सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं। ओवरी फ्रूट बन जाएगी और ओव्यूल सीड बन जाएंगे तो सीड्स को फ्रूट्स का कवरिंग मिलेगा। तो डेफिनेटली ओवरी के अंदर अगर बहुत सारे ओव्यूल्स है तो बहुत सारे सीड्स बनेंगे, सिंगल ओव्यूल है तो सिंगल सीड बनेगा। तो ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते थे, याद करिए। यहाँ पर भी हम मेगास्पोरेंजियम वर्ड यूज कर सकते हैं, पर ओव्यूल भी आपको यूज करना है। ओव्यूल्स को वुम्ब की तरह भी हम ले सकते हैं। जैसे आप देखिए ह्यूमन के अंदर जो बेबी है वो मदर की वुम्ब में डेवलप होता है, उसी तरीके से जो ओव्यूल्स हैं वो वुम्ब है। और ऐसे बहुत सारे वुम्ब हो सकते हैं ओवरी के अंदर। हर एक ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा। और आपको मैं आगे बता चुका हूँ कि सीड के अंदर प्लांट का बेबी छुपा होगा जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। आप लोगों ने जो क्लासिफिकेशन में डाइकोट एंड मोनोकोट देखा उसमें मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से डाइकोट के सीड के बीच में एम्ब्रियो होता है और मोनोकोट के सीड के बीच में एम्ब्रियो होता है। वो एम्ब्रियो ही प्लांट का बेबी होता है। तो ये हमने पढ़ा मेल सेक्स ऑर्गन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और अब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब कि अब प्रोडक्शन की बात कर रहे। ऑर्गन्स तो पढ़ लिए, अब हमें ये भी तो देखना है कि इनमें आगे की प्रोसीजर कैसे होती है। ये ऑर्गन्स जो है उनका काम तो ये करेंगे, ये कैसे करेंगे और क्या काम करेंगे। तो चलिए हम आ चुके हैं यहाँ पर, और हमें सबसे पहले देखना है कि फीमेल के अंदर ओवम का प्रोडक्शन, एग सेल का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो आप लोगों ने फिलहाल अभी देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने पिस्टिल कहा था, और जो पिस्टिल होती है उसका सुपीरियर पोर्शन स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवेरी। ओवेरी इंपॉर्टेंट है। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और यहाँ पर एक ओव्यूल हमें दिखाया गया है। मैं बाउंड्री बना देता हूँ यहाँ पर। इन्होंने ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक होती है उसी को दिखाया है, तो समझ लीजिए ये पूरा एक ओव्यूल है। फिलहाल मैंने जो भी कलर से दिखाया, और ओव्यूल के सेंटर में आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो सेक। ये वाले स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको एम्ब्रियो सेक कहा जाएगा। और ये पूरी जो बॉर्डर अभी फिलहाल हम बना रहे हैं ये ओव्यूल की बॉर्डर है। तो एक ओव्यूल मैंने यहाँ पर दिखाया। तो इस तरीके का एक बड़ा ओव्यूल होता है, और इसके सेंटर में इस तरीके की ग्रीनिश ये जो यहाँ दिखाई है ऐसी सेक होगी जिसको एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। जो कुछ भी होता है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है, इसीलिए इन्होंने सीधी एम्ब्रियो सेक ही दिखा दी है, बाकी स्ट्रक्चर ओव्यूल्स के नहीं दिखाए। तो हम भी एम्ब्रियो सेक को दिखाते हैं और ये समझते हैं कि ओव्यूल के अंदर ये जो एम्ब्रियो सेक आई हुई है उसमें एग सेल का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये एम्ब्रियो सेक पहले तो आपको समझ लेना है हैप्लॉइड होगी, मतलब कि एन
इसका मीनिंग आप अब जानते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, तो देखिए इसके अंदर एंटीपोडल सेल्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई है और ये ग्रुप है सिनर्जिड्स एंड एग सेल का। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें दिखेगी वो इस हिसाब से रहेगी। सबसे ऊपर की तरफ जहाँ चलाजल एंड लिखा है उसको हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। एंटीपोडल ये वर्ड कहाँ से आया, जो पोलारिटी के ऑपोजिट है, एंटी प्लस पोलर से वर्ड आया एंटीपोडल्स। एग सेल जहाँ है उसको हम मेन रीजन काउंट करेंगे क्योंकि हमारा मेन कंसर्न एग सेल के साथ ही है। तो यहाँ पर जो एग सेल वाला रीजन है उसके ओपोज में, उसके ऑपोजिट पोल पे ये एंटीपोडल सेल्स है, इसलिए उसका नाम एंटीपोडल है, ऑपोजिट पोल पे प्रेजेंट है इसलिए। तो पहला यूनिट है एंटीपोडल सेल्स का। 3 सेल्स आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, बीच में आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, पोलर न्यूक्लियस, पर उसमें 2 न्यूक्लियस है। आप ध्यान से देखिए उसमें 2 न्यूक्लियस है, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। हर एक न्यूक्लियस जो है वो एन होगा, तो एक न्यूक्लियस एन होगा और दूसरा भी एन होगा, इसलिए ये न्यूक्लियस 2n होगा। मैंने आपको बताया एम्ब्रियो सेक के अंदर जो कुछ भी देखने को मिलता है वो एन एन ही होगा, हर एक सिंगल यूनिट एन होगा, याद रखिए। तो एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं आपको, हर एक एंटीपोडल सेल, देखिए ये वाली चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है हमें एंटीपोडल सेल में, ये पहला सेल एंटीपोडल का वो भी एन होगा, ये एंटीपोडल सेल में दूसरा एंटीपोडल सेल वो भी एन होगा, तीसरा एंटीपोडल भी एन होगा। यहाँ पर ये पहला न्यूक्लियस जो हमें दिख रहा है वो भी एन, सेकेंड न्यूक्लियस भी एन, ये सिनर्जिड सेल्स आपको दिख रहे हैं जो दोनों वो भी एन होगा, जैसे ये एन है ये भी एन है, और एक सेल तो डेफिनेटली एन ही होता है। तो मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियोस एक हैप्लॉइड होती है क्योंकि उसके अंदर जो भी आपको सेल्यूलर कंटेंट देखने को मिल रहा है वो सब हैप्लॉइड है, सब एन है। नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। पोलर न्यूक्लियई में 2 न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस एन दूसरा एन, अगर साथ में हम बात करें न्यूक्लियस तो वो 2n हो जाएगा। और सिनर्जिड सेल्स का मतलब होता है सपोर्टिव सेल्स, वो एग सेल को फर्टिलाइजेशन के वक्त सपोर्ट करेगा, और एग सेल वो है जो हमारा प्राइम कंसर्न है, जिसके फर्टिलाइजेशन से ही तो बेबी बनेगा, मतलब कि एम्ब्रियो बनेगा। एग सेल को आप ओवम भी कह सकते हैं। और जहाँ एग सेल है वहाँ देखिए छोटा सा एक हॉल है, उसको हमने माइक्रोपाइल एंड कहा है। माइक्रो इसका मीनिंग क्या होगा, तो ये देखिए माइक्रो इसका मीनिंग होगा छोटा, और पाइलर का मतलब होता है हॉल, तो ये इसका मीनिंग हो गया छोटा हॉल। यहाँ जो हॉल दिख रहा है वो किस काम में आएगा, ये हॉल पोलन ट्यूब के लिए है। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरती हैं तो पोलन ग्रेन्स में से 2 मेल गैमेट बनते हैं। मैं बता चुका हूँ 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो दोनों मेल गैमेट को पोलन ट्यूब लेके आती है। ये हमारी पोलन ट्यूब, ये पहला मेल गैमेट, ये दूसरा मेल गैमेट, और ये दोनों मेल गैमेट जो होते हैं वो इसी जगह से तो आएंगे, तो ये वाली जगह ही तो है जो उसको एंट्री देगी ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में। माइक्रोपाइलर एंड जो होगा वहीं से एंट्री करेगी ये दोनों मेल गैमेट। पहला मेल गैमेट है, ये दूसरा मेल गैमेट है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें बन गई कैसे, इसका डिटेल यहाँ नहीं दिया। वो इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें एंजियोस्पर्म का पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही एंजियोस्पर्म का, उसमें हम डिटेल में समझेंगे। इसी रीज़न से जब भी 3rd चैप्टर का कोई कंटेंट 11 साइंस में टीचर पूछता है तो वो रेयरली एंजियोस्पर्म को पूछता है। एज अ फुल क्वेश्चन कभी एंजियोस्पर्म को टीचर नहीं पूछते। मोस्टली हम बात कर रहे हैं वो मोस्टली ब्रायोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स को प्रायोरिटी देते, या 3rd प्रायोरिटी पे उनके होते टेरिडोफाइट्स। पर एंजियोस्पर्म्स को इसलिए नहीं पूछते क्योंकि इसका डिटेल वर्जन 12th साइंस के अंदर 3rd चैप्टर में अवेलेबल है, सॉरी 2nd चैप्टर के अंदर अवेलेबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये सारे सेल्स बने कहाँ से, ये आए कहाँ से, ये सब कुछ कहाँ से आया, ये एंटीपोडल, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये सिनर्जिड, ये एग सेल, ये सब आया कहाँ से, ये आते हैं मेगास्पोर से।
जैसे आपने पढ़ा था मेगास्पोर ही इसको फॉर्म करता है। फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ रहने देते और हम कंफ्यूजन के अंदर नहीं जाते। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है उसमें 2 न्यूक्लियस के फ्यूज होने की वजह से ये डिप्लॉइड बन चुका है, बाकी एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, पर यहाँ पर 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन है, इसलिए हमने वर्ड डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऐसा नाम इसको दिया है। तो ये सारा कंटेंट हम पढ़ चुके हैं कि एक ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसमें क्या क्या मिलेगा और क्या क्या दिखेगा। इसको हम कह रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी आपको फिगर में दिख रही हैं ये सब कुछ ये फॉर्म हुआ है मेगास्पोर से। मेगास्पोर ही होता है जो ये सारी चीज़ों को फॉर्म करता है, इसी वजह से ऐसा नाम दिया। और डिटेल में हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर के अंदर में। जैसे सेकेंड चैप्टर का वीडियो रखूंगा आपको 12 साइंस का, तब आप उसको डिटेल में देख भी सकते हैं और आप डिटेल में एंजियोस्पर्म्स को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज वेट करिए 12 स्टैंडर्ड में आने का। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपने मूव करते हैं। पोलिनेशन। तो आप लोगों ने देखा कि ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक बन चुकी है, उसके अंदर एग सेल ओवम भी बन चुका है। तो अब उसको इंतजार रहेगा पोलन ग्रेन्स का। एंथर जो हमने देखा था उसमें पोलन ग्रेन्स बनेगी और वो पोलन ग्रेन्स जो होती है वो डिस्पर्स होगी फॉर्म होने के बाद, मैच्योर होने के बाद, और एंथर उसको रिलीज करेगा, या तो एयर या तो वाटर या तो इंसेक्ट। हनी बी मोस्टली इंसेक्ट पोलिनेशन में मेन एजेंट माने जाते हैं, इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि अगर इस अर्थ से हनी बीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो शायद विद इन 5 to 7 years हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कैसे? तो ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट पोलिनेशन करते हैं, इंसेक्ट के जरिए अपनी पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के पास पहुंचाते हैं, और उसमें भी 70% जितना पोलिनेशन का काम इंसेक्ट के अंदर हनी बी करती है। अगर हनी बी एक्सटिंक्ट हो गई तो पोलन ग्रेन्स को फिर स्टिग्मा पे कौन ले जाएगा, या तो पिस्टिल जो होती है उसकी स्टिग्मा पे कौन ले जाएगा। और अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड्स नहीं बनेंगे, फ्रूट्स नहीं बनेंगे, वेजिटेबल्स नहीं बनेंगे, ग्रेन्स नहीं बनेंगे, और हम खाएंगे क्या? तो हम तो ठीक है, पर प्लांट भी अपनी लाइफ आगे नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि सीड के अंदर छुपा है प्लांट का बेबी। प्लांट्स की लाइफ फिनिश होने के बाद उनके नए बेबीज फॉर्म ही नहीं हुए हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया है, तो धीरे धीरे प्लांट स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और अगर प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो हम फिर कैसे बचेंगे? तो यही रीज़न है हम सब जो स्पीशीज अलग अलग अपने आसपास देख रहे हैं, वो भले ही हमें दिख रहा हो कि हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है एक दूसरे से। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए दुनिया में जितनी ज़्यादा स्पीशीज एग्जिस्टेंस अपना बचाए रखेंगी उनमें ही हमारी भलाई है। ज़्यादा स्पीशीज इस अर्थ पे होगी तभी हमारा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम स्टेबल होगा। तो पोलिनेशन वो प्रोसेस का नाम है जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? एंथर से निकल कर ये जो पोलन ग्रेन है वो एंथर में होती है, और एंथर से निकल कर उसको जाना होता है पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर। इसी प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहेंगे। और एक बार पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चली जाती है तो फिर तो शुरू हो जाता है रिप्रोडक्शन का मेन प्रोसेस इवेंट, और इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मुझे पता है कि आपको बहुत लंबे जो लेक्चर्स वो पसंद नहीं है, तो चलिए आपको एक छोटी सी ब्रेक दी, तब तक चटाका पटाका खा के आइए या बालाजी वेफर्स को खा के आइए। नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करिए और अच्छी चीज़ों को खाइए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के साथ, और एंजियोस्पर्म को फिनिश कर देंगे।